Hello students, I am Pooja, केमिस्ट्री एजुकेटर of बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी सोल्यूशन। राइट, सोल्यूशन में स्पेशली जो कंसंट्रेशन टर्म है वो हमें डिस्कस करनी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके पास मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये सारी कंसंट्रेशन टर्म हम इस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास है जी यहाँ पर सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन चैप्टर का हम कौन सा टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, क्योंकि टेट के एग्जाम के लिए ना ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहने वाला है, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, जैसे हमने ना क्या किया, हमने शुगर और वाटर को डिसॉल्व कर दिया तो वो एक सोल्यूशन बन गया। ठीक है, अगर हमने सॉल्ट प्लस वाटर को मिक्स कर दिया तो वो भी क्या बन गया, एक सोल्यूशन बन गया, है ना। जबकि अगर हमने सैंड और वाटर को मिक्स कर दिया तो वो एक सोल्यूशन नहीं है। तो क्या डिफरेंस है इसमें? सोल्यूशन क्या होता है? हमेशा होमोजीनियस इन नेचर। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ, सोल्यूशन एक मिक्सचर होता है किसका? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। ठीक है, सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। Solution is a mixture of two or more substances। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर लिखना जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो मिक्सचर तो अदरवाइज वो सैंड और वाटर वाला भी हो जाएगा, है ना। होमोजीनियस होना चाहिए। सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सोल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, solution consists of two components, one is solute, one is solute and another one is solvent। राइट, अब देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सोल्यूशन का एग्जाम्पल हमने मान लिया शुगर इन वाटर। ठीक है, आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया है या सोल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया है, तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है जी? ये हमारे पास एग्जाम्पल है सोल्यूशन का। ठीक है, तो इसमें ना जो क्वांटिटी आपके पास, जो कंपोनेंट आपका स्मॉल अमाउंट में होगा, जैसे आपने शुगर, जैसे मान लो कि 2 स्पून शुगर आपने डिसॉल्व कर दी 1 ग्लास वाटर में, तो किसकी क्वांटिटी ज्यादा है और किसकी क्वांटिटी कम है? ठीक है, शुगर की क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी ना। ठीक है, हमने कहा कि शुगर के तो आपने 2 स्पून लिए, जबकि वाटर आपने कितना लिया जी? वाटर आपने लिया 1 ग्लास। ठीक है, 1 ग्लास आपने वाटर लिया, तो आपके पास इसकी क्वांटिटी कम है ना, तो ये शुगर क्या है? हमारा सोल्यूट है, और ये वाटर हमारा क्या है जी? सॉल्वेंट है। ठीक है, समटाइम ना स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रही, पर्टिकुलरली अगर 10% स्टूडेंट भी हम ये कहें कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, आप ऐसे याद करो। देखो, सॉल्यूट की स्पेलिंग में आपके पास 6 अल्फाबेट्स हैं, जबकि सॉल्वेंट की स्पेलिंग में आपके पास 7 अल्फाबेट्स हैं। तो याद ऐसे रखोगे कि ज्यादा अल्फाबेट्स है और ज्यादा ही उसकी क्वांटिटी में वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो सॉल्यूट क्या है जी? सॉल्यूट हमारे पास है द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, the component of solution which is present in which is present in which is present in small quantity, which is present in small quantity is called solute। उसे हम क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है हमारे पास? सॉल्वेंट होता है वो कंपोनेंट सोल्यूशन का जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, the component of solution which is present in larger amount, the component of solution which is present in
larger amount in larger quantity is called solvent, राइट। उसे हम क्या कहते हैं जी, सोलवेंट। जैसे ना अगर मैं यहाँ पे इन सॉल्यूशंस की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास शुगर क्या है जी, शुगर हमारे पास है सोल्यूट एंड वाटर क्या है हमारे पास सोलवेंट, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वाटर है ना, जो हमारे पास ये वाला सोल्यूशन है शुगर इन वाटर, शुगर प्लस वाटर वाला, इसके अंदर जो आपके पास शुगर है वो क्या है सोल्यूट और वाटर क्या है जी सॉल्वेंट, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या आता है यहाँ पर, और कुछ हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है भाई, आपको सोल्यूशन गिवन होगा और आपको उसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या करने होते हैं, आइडेंटिफाई करने होते हैं, ठीक है, कि किसी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, राइट। अब देखो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्या आ जाएगा, जैसे हमने लिख दिया शुगर सोल्यूशन, ठीक है, शुगर सोल्यूशन में सॉल्यूट क्या होगा, शुगर होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड, दैट इज सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। सॉल्ट सोल्यूशन में सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्ट होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड होगा वो क्या है, जैसे कि हमारे पास है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन टिंक्चर ऑफ आयोडीन टिंक्चर ऑफ आयोडीन में क्या होगा यहाँ पर, ये क्या है, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूट क्या होगा, आयोडीन होगा और सॉल्वेंट क्या होगा जी, अल्कोहल होगा, ठीक है, सॉल्वेंट क्या होगा, अल्कोहल, ठीक है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। तो आयोडीन हमारे पास क्या है, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, अल्कोहल, ठीक है। जो जैसे बीटाडीन वगैरह होती है ये होती है, ये इंपॉर्टेंट है जी, ये पहले एग्जाम में आ चुका है, दिस इज PYQ। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें कि जैसे हमारे पास क्या है, सोडा वाटर है, ठीक है, सोडा वाटर। तो सोडा वाटर में हमारे पास, ठीक है, सोल्यूट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो जब आप उसकी बोतल को ओपन करते हो तो उसमें से क्या होती है, गैस निकलती है ना, पर वो गैस, ठीक है, थोड़ी सी गैस निकलेगी, उसके बाद एज इट इज हो जाएगा, लिक्विड वाला पार्ट रह जाएगा। तो इट मीन्स जो गैस डिजोल्व है यहाँ पर वो बहुत ही कम अमाउंट में है, तो ये क्या हुआ हमारा सोल्यूट हुआ, और जो कि जो लिक्विड वाला पार्ट है दैट इज सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ आता है जी एयर, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। तो एयर में अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है सॉल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या है, वो हम कैसे करेंगे। देखो एयर में ना हमारे पास 78% क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, जबकि जैसे 21% ऑक्सीजन गैस और अदर गैसेस 1% में आ जाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस आपकी किस में आ जाएंगी, 1% में। तो देखो इसकी क्वांटिटी कम है ना, 1%। तो आप पता है क्या करते हो, सॉल्वेंट यहाँ पर नाइट्रोजन गैस क्या है, सॉल्वेंट, अदर गैसेस क्या है, और बाकी की जो रिमेनिंग की जो गैसेस हैं वो आपके पास क्या है जी, सॉल्यूट, है ना। कि जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट होगा और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा। ओके, आई होप सो आपको सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो गई हो, है ना। नेक्स्ट हमें क्या बात करनी है, हमें बात करनी है यहाँ पर मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मेथड्स टू एक्सप्रेस methods to express the concentration of solution, ठीक है। अब कौन कौन से मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन होता ही क्या है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन आपके पास क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन,
है ना। जैसे सपोज करो मैं आपको एक यहाँ पर एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। जैसे आपने ना एक यहाँ पर क्या लिया, एक बीकर लिया, इसमें 100 ml वाटर है और यहाँ पे आपके पास दूसरा बीकर है, सेम बीकर है, बिल्कुल सेम कैपेसिटी का, उसके अंदर भी क्या है, आपने 100 ml वाटर लिया, राइट। अब आपने क्या किया, बीकर ए में आपने ऐड कर दिए 5 स्पून ऑफ शुगर, 5 स्पून ऑफ शुगर, और यहाँ पर आपने ऐड कर दिए 10 स्पून ऑफ शुगर, दिस इज बीकर बी, ठीक है। यहाँ पर क्या कितने ऐड किए, 10 स्पून ऑफ शुगर। तो अगर मैं आपसे पूछूं विच वन इज मोर स्वीटर इन टेस्ट, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इन बीकर बी, है ना, कि बीकर बी वाला सोल्यूशन है वो ज्यादा स्वीट है टेस्ट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्यों है ये ज्यादा स्वीट, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट दोनों में क्या है, सेम है, सॉलिड दोनों में डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सोल्यूशन, ठीक है, प्रेजेंट इन अ गिवन सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, ठीक है। सॉल्वेंट नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है, इन अ गिवन सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसके ना डिफरेंट मेथड्स हमारे हैं, जैसे फर्स्ट मेथड है मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। तो देखो मास बाय मास का मीनिंग क्या है हमारे पास, मास बाय मास परसेंटेज का मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मास परसेंटेज है इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, it is the amount of solute present in a amount of solute present in a given amount of solution, ठीक है? amount of solute present in a given amount of solution is called mass by mass percentage, is called mass by mass percentage, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, मास बाय मास परसेंटेज, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, लिखे कैसे, तो यहाँ पर आप लिख दो ऐसे, ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है। सोल्यूट का मास अपॉन में सोल्यूशन का मास इनटू में 100, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारे पास फर्स्ट मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड है मास बाय परसेंटेज वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मीनिंग क्या है, कि कितना मास सोल्यूट का प्रेजेंट है कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, present in a given volume of solution is called mass by volume percentage, ठीक है। तो आप इसको ना W by V भी लिख सकते हो, mass by volume percentage, राइट। तो ये क्या हो जाएगा जी आपके पास, mass of solute divided by में volume of solution, volume of solution into में 100, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग है। जैसे जैसे आपने पहले मास बाय मास लिखा तो आपके पास सॉलिड का भी मास होगा और सॉल्वेंट का भी मास होगा,
बट अगर हम लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज तो सॉल्यूट का मास होगा और सॉल्यूशन का क्या होगा, वॉल्यूम, राइट। उसके बाद है जी हमारे पास थर्ड, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, द अमाउंट ऑफ मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट present in a given volume of solution, present in a given volume of solution, in a given volume of solution is called volume by volume percentage, solution is called volume by volume percentage, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमने लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है। क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये हमारे पास हो जाएगी जी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया थर्ड मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, राइट, ठीक है। तो हमारे पास है ना, उसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि ये तो हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। फोर्थ मेथड हमारे पास आता है दैट इज मोलारिटी, ठीक है। फोर्थ मेथड हमारा मोलारिटी हो गया। तो देखो मोलारिटी के केस में हमारे पास होगा क्या, मोलारिटी के केस में हमारे पास हो जाएगा जी, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना। देखो ये एक अनदर मेथड है, मोलारिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as, defined as the number of moles, it is defined as the number of moles, it is defined as the number of moles of solute, number of moles of solute present in a, of solute present in a given volume of, present in 1 liter of solution, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर जो सोल्यूशन का अमाउंट है वो क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। क्या सिंपल सी चीज है कि भाई 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे सोल्यूट के, वो आपकी क्या कहलाएगी, मोलैरिटी, ठीक है। यहाँ पे 1 लीटर होना जरूरी है। तो आपके पास है ना, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हो जी, आपको ना यहाँ पर क्वांटिटी गिवन होगी, मतलब आपको ना मास गिवन होगा। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करेंगे कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट, ठीक है। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। अभी हमने जो पहले चैप्टर हमने किया है वहां पर, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सीखा था, तो वहां पे भी मैंने आपको ये चीजें बताई थी, है ना। तो ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब देखो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसमें प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। तो डिवाइड हम करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब देखो आपके पास ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, न्यूमेरिकल मिलेगा, उसमें 1 लीटर ही मेंशन होगा, उसमें हो सकता है 2 लीटर मेंशन हो, उसमें हो सकता है 5 लीटर मेंशन हो। तो आपको मान लो ये कोई भी आपके पास क्या है, V लीटर सोल्यूशन है,
ठीक है। पर आपको क्या देखना है, आपको देखना है 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है, वो आपकी क्या होगी, मोलैरिटी होगी। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 1 लीटर से, ठीक है। बट है ना केमिस्ट्री में हम लीटर्स में बहुत कम, ठीक है, हम मिलीलीटर में सॉल्यूशंस बनाते हैं, है ना, क्योंकि देखो कोई सॉल्यूशन हमें 50 ml चाहिए होता है, कोई 100, तो ऐसा तो है नहीं है ना कि अगर यूज 50 ml होगा तो हम 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रखेंगे, है ना। तो हमारे पास ऐसा मेथड भी होना चाहिए कि हमारे पास, हमें अगर मिलीलीटर में निकालना तो हम कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंग कर लें, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब हमने वॉल्यूम को किस में ले लिया, वॉल्यूम को हमने ले लिया जी मिलीलीटर में, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ठीक है। अगर हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml लिया है तो हमारे पास यहाँ पर 1 लीटर की जगह क्या आ जाएगा, 1000 ml आ जाएगा, राइट, ठीक है। उसके बाद जो ये नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ये फॉर्मूला जो आपके पास आएगा ना, ये बहुत काम का है जी, ये पूरी केमिस्ट्री में आपका चलता है, जहाँ पे भी मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये कंसंट्रेशन टर्म यूज होती है, ठीक है। अभी नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। तो आपके पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिख रहे हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये मैंने यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी लिखी है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1000 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट W2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 into 1000 अपॉन में V, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो V यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है इन ml, ठीक है। ये आपको खास ध्यान रखना है, अगर लीटर में होगा तो 1000 की जगह क्या कर देना, 1 कर देना। अब इसकी यूनिट्स क्या होती है, मोलैरिटी की यूनिट्स क्या होती है, मोलैरिटी की यूनिट्स देखो, वैसे तो कंसंट्रेशन वाली यूनिट्स होंगी आपके पास, है ना, कि मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, कि कितने मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में, उसे हम क्या, वो आपकी क्या होगी, मोलैरिटी। तो यूनिट्स क्या हो जाएंगी, मोल पर लीटर। और इसके लिए ना सिंपल ऐसे लिखा जाता है मोलर, ठीक है, कैपिटल M लिख देते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, मोलर। रीड कैसे करते हैं, जैसे 2m लिख दिया, इसको रीड करेंगे 2 मोलर सोल्यूशन, राइट। तो आपके पास है ना, यहाँ पर ये क्या हो गई जी, हमारे पास मोलैरिटी हो गई, कि मोलैरिटी क्या होती है, राइट। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है, फिफ्थ टर्म, दैट इज द दैट इज द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। पहले मैं आपको मोल फ्रैक्शन करा रही हूँ, फिर मोलैरिटी करवाऊंगी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं x से। देखो नाम से ही पता चल रहा है मोल्स की फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स की फ्रैक्शन। अब देखो हमें पता है कि हमारे सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना, 2 कंपोनेंट होते हैं ना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब मान लो लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज N2। देखो मैं हमेशा ना सोल्यूट के लिए 2 सब्सक्रिप्ट यहाँ पर यूज करूंगी, ठीक है। जैसे कि इसके लिए N2, इसके लिए N1, सोलवेंट के लिए सब्सक्रिप्ट 1 और सोल्यूट के लिए 2, ठीक है। जहाँ पे भी पूरे लेक्चर में आपको 2 दिखाई दे तो समझ जाओ वो सोल्यूट की बात हो रही है, अगर आपको सब्सक्रिप्ट 1 दिखाई दे तो आप समझ जाओ सोलवेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है और N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इसे हम डिनोट करेंगे x2 से, है ना, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन है ना, तो x2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट की होंगी जी किसी सॉल्यूशन में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, राइट। तो यहाँ पे लिखा मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या माने थे, N2 माने थे ना, तो N2 डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स
दैट इज N1 प्लस में N2। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया x2, राइट। ऐसे ही सिमिलरली वी कैन राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है वो क्या है जी, x1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो ये होगा, एक्सप्रेशन जो आ जाएगा सॉरी, N1 ओवर N1 प्लस में N2, राइट, ठीक है। तो आपके पास है ना, इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, ये होगी मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, अब हम है ना यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। क्वेश्चन है जी आपका, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जैसे कि हमने कहा, ठीक है, इन इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट, 180 ग्राम ऑफ 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट, ठीक है, इतनी ग्लूकोज प्रेजेंट है। देन फाइंड फाइंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पर आपको मोल फ्रैक्शन बतानी है जी। देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, 2 ml ऑफ एक्वा सोल्यूशन, ऐसे लिखना एक्वा सोल्यूशन। तो यहाँ पे ना आपके पास अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, सॉल्यूट आपका क्या है, यहाँ पर देखो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है, आप ऐसे नहीं 200 ml कर सकते हो, करने को ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, पर ये मैंने क्वांटिटी यहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा दे दी है, नहीं नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ पे भी आ जाएंगे जी आपके पास, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, मान लो कि 200 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। और मैं ना पहले आपको ये दे देती हूँ, आपको थोड़ा इजी रहेगा, डेंसिटी वाले क्वेश्चन बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 200 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, 200 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, एक सोल्यूशन बनाया हुआ है और वो क्या है 200 ग्राम, ठीक है। अब आपके पास है ना, यहाँ पर आप क्या लिखो, देखो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, देखो 200 ग्राम आपके पास सोल्यूशन है, 180 ग्राम वहां पर ग्लूकोज है ना। तो आपके पास 20 ग्राम क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ना इसको और अप्रोप्रिएट बनाने के लिए ना, क्योंकि अभी फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी अदरवाइज कि ज्यादा अमाउंट में, इसको मैं सिर्फ यहाँ पर लेती हूँ, ठीक है, 50 ग्राम लेती हूँ जी, या 90 ग्राम ले लेती हूँ, 90, ठीक है, 90 ग्राम हम ले लेते हैं। In 200 gram of solution, 90 gram of glucose is present. Then find mole fraction of glucose. तो देखो 200 ग्राम सोल्यूशन है, 200 ग्राम सोल्यूशन में से हमारे पास जो ग्लूकोज है ना वो 90 ग्राम है, तो मतलब 90 ग्राम है तो कम अमाउंट में है ना, तो आपके पास ये तो क्या है आपका सोल्यूट हुआ, और जो हमारे पास 110 ग्राम बच गया वाटर, वो हमारे पास क्या हुआ जी, यहाँ पर सोल्यूशन हुआ, ठीक है। भाई ऐसा थोड़ा है कि वाटर का सिर्फ वॉल्यूम ले सकते हैं, उसका मास नहीं ले सकते, वो भी ले सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी 1 होती है वाटर के लिए, है ना। तो जितना मास होता है उतना ही वॉल्यूम होता है। तो आपके पास यहाँ पर ये हमने ले लिया, ये एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया जी, 90 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हमें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकालने पड़ेंगे, तो वो कितना आ गया 110 ग्राम। 200 में से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 90, ये आ गया। अब हम पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, राइट। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या आ जाएगा, ठीक है, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज से, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है,
ग्लूकोज C6H12O6, तो हमारे पास है ना 6 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16, है ना, 16 होता है ना ऑक्सीजन का मास। तो यहाँ पे आपके पास जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 180 AMU। ठीक है, यहाँ पर देखो गिवन मास ऑफ ग्लूकोज कितना है 180, सॉरी गिवन मास 90, गिवन मास क्या है जी 90, मोलर मास कितना है 180। तो आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हो जाएंगे 1/2 मोल्स। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर कितने होंगे जो सॉल्वेंट हमारा है उसके हो जाएंगे, गिवन मास कितना हो गया 110 हो गया, गिवन मास 110 अपॉन में मोलर मास ऑफ वाटर 80। देखो वाटर है ना H2O, 2 हाइड्रोजन है और एक हमारे पास क्या है जी ऑक्सीजन, 1 इंटू 16, तो आपके पास यहाँ पर कितना आ गया यहाँ पर 18 ग्राम। तो 110 अपॉन में 80, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 55 अपॉन में 9। ठीक है, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर क्या करो, अब आपको तो क्या निकालनी है मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज की निकालनी है, तो कैसे हम निकालेंगे यहाँ पर, तो लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज डिवाइडेड बाय में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब देखो कितने मोल्स हो गए ग्लूकोज के 1/2, टोटल नंबर ऑफ ग्लूकोज मोल्स कितने हो जाएंगे 1/2 प्लस वाटर के भी मोल्स, वाटर के मोल्स हैं 55/9। तो आप यहाँ पर क्या ले लो जी इसका एलसीएम ले लो, 2 और 9 का 18, तो यहाँ पर क्या आ गया 9 प्लस 55, तो हमारे पास 1/2 डिवाइडेड बाय में 64/18। ठीक है, 1/2 इंटू यहाँ पर 64 और यहाँ पे क्या आ गया 18 आ गया, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 9/64 आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, राइट। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पर अगर हमसे ये पूछ लिया जाता कि ये बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगी, तो है ना आपको यहाँ पे ये नहीं है कि आप इसको पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखो, नहीं, अगर आपके पास सॉल्यूट के मोल्स आ गए हैं तो सॉल्वेंट मतलब अगर एक कंपोनेंट के मोल्स आ गए आपके पास, दूसरे कंपोनेंट के मोल्स आपको निकालने हैं, तो वन में से माइनस कर दो, वन में से माइनस कर दो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 55 अपॉन में 64 आंसर। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास है ना मोल फ्रैक्शन होती है ना कि x1 प्लस x2, x1 क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उसके प्लस का उसको अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा जी 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था मोल फ्रैक्शन। अभी बाकी भी हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स रहती है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे पास हो गई मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, है ना, पार्ट्स पर मिलियन, तो और फिर उनकी हम वेरिएशन देखेंगे कि उनका टेम्परेचर का कोई उनके ऊपर इफेक्ट होता है या नहीं होता, कि मोलैलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता, मोलैलिटी के ऊपर होता है या नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, और विद न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ठीक है जी, ओके, बाय बाय।